प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है हमारा पाठ 8 संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है पाठ 8 हमारा समास है। कल हमने व्याख्यान 1 में समास को पढ़ा। आज हम व्याख्यान 2 में पाठ के संक्षिप्त सार व अपने गृह कार्य हल की जांच करेंगे। कल मैंने आपको बताया समास क्या होते हैं, समास का शब्द निर्माण की प्रक्रिया में क्या योगदान है, यह सब मैंने आपको व्याख्यान 1 में विस्तार पूर्वक समझाया। आज हम व्याख्यान 2 में पाठ की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे व अपने गृह कार्य हल की भी जांच करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपना व्याख्यान 2। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि पाठ का संक्षिप्त सार, संक्षिप्त का अर्थ आप जान ही चुके हैं कि संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। अब कल हमने विस्तार पूर्वक अपने पाठ का अध्ययन किया। व्याख्यान 1 में हमने विस्तार पूर्वक समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद हैं और भेदों के भेद कितने हैं, यानी उपभेद भी हैं, वह सब हमने अपना पढ़ लिया। आज एक बार फिर से हम दोहराई के लिए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले है शब्द रचना की तीसरी विधि है समास। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि शब्द रचना में 3 चीज़ों का काम होता है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा व समास के द्वारा। उपसर्ग प्रत्यय आप भली भांति जान चुके हैं। अब समास को भी आपने पढ़ लिया है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो शब्द रचना की जो तीसरी विधि है उसमें समास का महत्वपूर्ण योगदान है। समास द्वारा शब्द निर्माण, निर्माण यानी नए बनाना। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। यानी जो 2 शब्द होते हैं दोनों स्वतंत्र शब्द होते हैं और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन क्या है, जब हम उससे एक नया शब्द बनाते हैं उसे समास का नाम दिया जाता है। जैसे दशानन, घुड़सवार, राजपुत्र। यहाँ पर ये शब्द मैंने लिए, इन सब का विग्रह हम जिस प्रकार से करेंगे उस विग्रह के अनुसार ही उस समास का नाम आ जाएगा। अब जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। अब जिन 2 शब्दों को हम आपस में मिलाते हैं उन दोनों के अर्थ लगभग क्या होते हैं, आपस में अलग होते हैं, तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से अलग होता है। अब आपको यह पता है कि जब भी हम समास का निर्माण करते हैं समस्त पद जो होता है और जो हमारे अलग अलग पद होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद अपना अलग शब्द है और उत्तर पद अलग शब्द है, लेकिन दोनों को मिलाने से समस्त पद बनता है और उस दोनों का अर्थ भी अलग होता है। अब समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक सार्थक परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या है परिभाषा, ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा। 2 या 2 से अधिक सार्थक परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास रचना में 2 पदों का होना आवश्यक होता है, जिसमें पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब क्या है कि 2 पदों का होना आवश्यक है, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा कि आपने पढ़ने के पश्चात आपको यह पता लग गया कि पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन एक समास ऐसा है जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही
उत्तर पद प्रधान होता है। इन दोनों पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। अब क्या कहलाता है? जब हम इन दोनों पदों को मिलाते हैं और उन दोनों पदों के मेल से एक नए शब्द का जो निर्माण होता है उसे हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक पदों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अब जो हमारा समस्त पद बना उसके आपसी संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, अब ये हमारा समास विग्रह है। क्या है? ये हमारा समास विग्रह है। अब शब्द समूह में रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद है तथा रसोई घर हमारा समस्त पद है। प्यारे बच्चों, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लिया कि रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर हमारा क्या है? समास विग्रह है। और शब्द समूह क्या है? रसोई हमारा क्या है? पूर्व पद, और उत्तर पद हमारा घर है। जब हमने इन दोनों को मिलाया, रसोई और घर को, दोनों पदों को मिलाया, तो यहाँ पर रसोई घर हमारा समस्त पद बना। तो समास विग्रह इसको अलग अलग करना और समस्त पद दोनों पदों को मिलाना। अगला है फिर समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, नंबर 2 अव्ययी भाव समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास के भी 2 उपभेद होते हैं, क्रमधारय समास व द्विगु समास। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। इन चारों भेदों का अध्ययन हम अपने व्याख्यान 1 में कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तत्पुरुष समास यानी इसमें पूर्व पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास, इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु कोई अन्य पद प्रधान होता है, तीसरे की ओर संकेत करता है। और द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रमधारय समास और द्विगु समास। क्रमधारय समास में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा इन दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। यानी जब हम समस्त पद में इनको लिखते हैं तब जो कारक चिन्ह आते हैं उनका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने व्याख्यान 1 में पढ़ा था, तत्पुरुष समास में क्या है, उसके भेद क्या हैं। जैसे कारक के आधार पर वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भेद बताए थे मैंने। तो इसमें संबंध होता है विशेषण का विशेष्य से और उपमान का उपमेय के साथ। दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। क्रमधारय समास तत्पुरुष का भेद इसलिए है क्योंकि इसके दोनों पदों के बीच भी विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, पर विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच परसर्ग नहीं लगते। यानी ये इसका उपभेद क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें भी विशेषण और विशेष्य का सीधा संबंध दर्शाया जाता है और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो परसर्ग यानी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। अब क्या है, जो द्विगु समास है वह भी हमारा तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। इसका पहला पद संख्यावाचक होता है तथा उत्तर पद समूहवाची होता है। पहला पद से तात्पर्य पूर्व पद और उत्तर पद से तात्पर्य दूसरा पद, यानी
पूर्व पद को पहला पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और उत्तर पद क्या होता है? समूहवाची होता है। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उत्तर पद क्या है? हमारा दूसरा पद, उसके साथ समूह या समाहार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह, तो वहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह, तो ये क्या है? हमारे सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थात दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण होते हैं, तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में संकेत करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी पहले पद को भी उतनी ही महत्ता दी जाती है जितने दूसरे पद को। जैसे कि माता पिता, दिन रात, सुख दुख, ये सब क्या हैं? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो क्या बताया गया है कि इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जितना महत्व पहले पद का है उतना ही दूसरे पद का है। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक, अब समुच्चय बोधक और या अथवा, जैसे दिन और रात, माता और पिता, तो यहाँ पर चाय या काफ़ी का लोप कर दिया जाता है। अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होते हैं? जिनका लिंग, वचन, कारक, काल, कारण के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहला पद जैसे यथा, शीघ्र, यथा हमारा क्या है? अव्यय। आजन्म, आ हमारा क्या है? अव्यय। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सब हमारे अव्यय होते हैं। इस समास की पहचान यही है कि इसका प्रथम पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है। प्यारे बच्चों, आज हमने समास का संक्षिप्त परिचय लिया। अब मैं जो आपको कल गृह कार्य दिया था उस गृह कार्य हल की जांच करवाऊंगी। आइए चलते हैं अपने गृह कार्य की ओर। मेरा पहला प्रश्न था, समास किसे कहते हैं? यानी पहला प्रश्न था, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर आपको व्याख्यान 1 व व्याख्यान 2 अब अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। क्या है? आपने व्याख्यान 1 व व्याख्यान 2 को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। अब व्याख्यान 1 व 2 पढ़ने के पश्चात इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल सरल हो गया कि समास होते क्या हैं, समासों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जानते हैं उत्तर। 2 या 2 से अधिक सार्थक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक जो सार्थक परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले शब्द हैं, उनसे मिलकर नए सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सेनापति, सेना का पति। प्रश्न 2 था, समास विग्रह से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। अब समास क्या होते हैं ये आपको पता लग गया। अब समास विग्रह यानी समस्त पद को अलग अलग करना कौन सी प्रक्रिया है? समास विग्रह कही जाती है। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे देशवासी, अब देशवासी हमारा क्या है? हमारा समस्त पद है। देश का वासी हमारा समास विग्रह है। दाल चावल, दाल और चावल, तो यहाँ पर दाल चावल हमारा समस्त पद और समास विग्रह हमारा दाल और चावल। तो यहाँ समास विग्रह के उदाहरण आप क्या लिखेंगे? देश का वासी, दाल और चावल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कथनों के सामने सही व गलत कथनों के सामने गलत लिखिए।
अब यहाँ पर बेटा जो हमने अपने व्याख्यान 1 व 2 में पढ़ा उसी से संबंधित कुछ कथन आपसे पूछे गए हैं। वह कथन आपको बताने हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पढ़ते हैं। समास रचना में मिलने वाले शब्द अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब हम समास रचना करते हैं तो उसमें जो शब्द मिलते हैं वो अर्थ की दृष्टि से उनका अलग होते हैं। अगला है समास विग्रह। समास करने की प्रक्रिया से एक विपरीत प्रक्रिया है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम समास विग्रह करते हैं, समास में क्या होता है कि पूरे पद को लिखा जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो पद को अलग करके लिखते हैं, यानी उसके साथ योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं या कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 3 है, तत्पुरुष समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौण होता है। अब तत्पुरुष समास का बताइए, पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद? तो तत्पुरुष समास का यानी दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद नहीं होता, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रश्न 4 है, कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म तत्पुरुष का, अब विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को, तो क्या है? को है, बिल्कुल सही है। नंबर 5 है, कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह के लिए या के द्वारा है। अब के द्वारा तो है, लेकिन के लिए किसका है? अपादान तत्पुरुष का है, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत है। नंबर 6 है, द्वंद्व समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अब किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास का होता है, द्वंद्व समास का नहीं होता। द्वंद्व समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। अब क्या है? जो बहुव्रीहि समास है उसके दोनों पद गौण होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। अब जो अव्ययी भाव समास है उसका पहला पद क्या होता है? अभी पढ़ा है आपने, तो अव्यय होता है। प्रश्न 4 है, विग्रह करते हुए समास का भी नाम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का आपको विग्रह करना है और विग्रह करने के पश्चात आपको समास का नाम भी लिखना है। पढ़ते हैं। सबसे पहले समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम। अब समस्त पद है हमारा दाल चावल। अब योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो बताइए कौन सा है और कैसे आप इसका विग्रह करोगे। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ पर बताया था मैंने? योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है और विग्रह दाल और चावल। तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नंबर 2 है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब पर विभक्ति कहाँ पर लगती है? तत्पुरुष समास में लगती है। में पर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अधिकरण तत्पुरुष में। तो विग्रह होगा घोड़े पर सवार और समास का नाम होगा अधिकरण तत्पुरुष। चौराहा, चार राहों का समूह। समूह या समाहार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द्विगु समास में। तो विग्रह होगा चार राहों का समूह और समास का नाम होगा द्विगु समास। आमरण, मरण तक। आमरण, मरण तक। अब यहाँ पर आ क्या है? अव्यय है, तो समास का नाम अव्ययी भाव समास। सीता गीता, योजक चिन्ह आ गया, सीता और गीता द्वंद्व समास। यथाशक्ति, यथा अव्यय आ गया, शक्ति के अनुसार।
अव्ययी भाव समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देखो बेटा, विग्रह के अनुसार ही हमें समास का नाम लिखना है। पीला है जो अंबर, ऐसे लिखेंगे तो क्रमधारय समास आ जाएगा। लेकिन अगर विग्रह आपने जिसका किसी तीसरे पर्सन की ओर किया है तो आपका बहुव्रीहि समास आएगा। तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन यानी धन से अलग होना, अपादान तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती, आप बीती, अपने पर बीती, पर आ गया अधिकरण तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। कारक के लिए बेटा आपको इनके परसर्ग याद करने अत्यंत आवश्यक हैं कि कहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जन्मांध, जन्म से अंधा, अपादान तत्पुरुष। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। पंजाब, 5 आबों का समूह, द्विगु समास। नदी नाले, नदी और नाले, द्वंद्व समास। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए विग्रहों से समस्त पद बनाइए तथा समास का नाम भी लिखिए। अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं, विग्रह दिए गए हैं और उन विग्रहों की सहायता से समस्त पद आपको बनाने हैं, वह समास का नाम भी लिखना है। तो समास विग्रह है हमारा पाठ के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। समास का नाम क्या होगा, के लिए संप्रदान तत्पुरुष। रोग से मुक्त, रोग से मुक्त हो गया यानी अलग हो गया, अब रोग मुक्त, अपादान तत्पुरुष। उद्योग का पति, उद्योगपति, संबंध तत्पुरुष। उद्योग का पति, उद्योगपति, का के की यानी संबंध तत्पुरुष। विद्या से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो विद्या से हीन, विद्या से अलग, अपादान तत्पुरुष। दशरथ के पुत्र, दशरथ पुत्र, दशरथ के पुत्र, दशरथ पुत्र यानी का के की फिर संबंध तत्पुरुष। भला है जो मानस, भला मानस, जो आ गया कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब नीला कंठ किसका है, शिव भगवान का। समस्त पद क्या हुआ, नील कंठ, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। नर और नारी, नर नारी, द्वंद्व समास। 5 आबों का समूह, पंजाब, 5 आबों का समूह, पंजाब, द्विगु समास। समास विग्रह समस्त पद समास का नाम। अगला है काली है जो मिर्च, काली मिर्च, क्रमधारय समास। विद्या रूपी धन, विद्या धन, कर्मधारय समास। 4 पैरों का समाहार, जैसे बताया था समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है तो 4 पाई, द्विगु समास, द्विगु समास। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए समस्त पदों का इस प्रकार विग्रह कीजिए कि द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण बन जाएं। तो यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। पढ़ते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। अगर हम समूह लिखेंगे
तो क्या आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात ब्रह्मा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह, द्विगु समास। 5 वट वृक्ष हैं जहाँ वह स्थान, बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 8 समास का संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल की जांच की। आज आपको इसी पाठ 8 व पाठ 7 से संबंधित मैं असाइनमेंट भी दूंगी। वह असाइनमेंट आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है और प्रश्न संख्या 3, 4, 5 व 6 आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में भरनी है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वे बच्चे इस कार्य को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करें। 8 तारीख को आपकी हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। सभी बच्चे अच्छी प्रकार से तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।